बरेली में नए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सोमवार को 4 सवाल लिया। 4 सवालते ही उन्होंने पूरा कलेक्ट्रेट का दौरा किया और व्यवस्थाओं के बारे में जाना। यहां पर उन्हें कमी नजर आई, उस कमी को दूर करने के आदेश भी दिए। उसके बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने बताया कि जो सरकार की प्राथमिकता है वही हमारी प्राथमिकताएं भी होंगी। इससे पहले वह ललितपुर में भी सेवाएं दे चुके हैं। वैसे ही कोशिश रहेगी कि बरेली को भी जनसुनवाई के मामले में नंबर 1 बनाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने आवारा पशुओं को आश्रय स्थल पर भेजने की योजनाओं पर काम करने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं खुलवाई जाएंगी और किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को ट्राईसाइकिल देकर घरों से गायों के लिए रोटियां एकत्रित कराई जाएंगी, जिसमें दिव्यांग को सैलरी भी दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यह योजना किसी एक ग्राम पंचायत में न होकर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक जगह बनाई जाएगी, जिसमें हर ग्राम पंचायत की जवाबदेही होगी। उन्होंने बताया कि वह सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनसुनवाई के लिए खुद बैठेंगे और अपने अधीनस्थों का भी बैठना सुनिश्चित कराएंगे। सुबह से लेकर दोपहर तक अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर जनता की सुनवाई करेंगे। दोपहर के बाद फील्ड में जाकर जहां पर विकास कार्य चल रहा है या समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले जिला अधिकारी की मीटिंग महीने में एक बार होती थी, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही सामने आती थी मगर उसका समाधान नहीं हो पाता था। अब कोशिश ये की जाएगी कि मीटिंग जल्दी हो। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सरकार 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सभी नगर पालिकाओं और नगर निगम में दीपोत्सव मेले का आयोजन कराने जा रही है, जिसमें खाने पीने के स्टॉल और बच्चों के खेलने के लिए झूले और मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसे मेलों में आएं और आयोजनों को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी बढ़ाएंगे। जो बीमार या गर्भवती महिलाएं वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती हैं, उनसे अपील करता हूं वह वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और उससे कोई भी खतरा नहीं होता है। फिलहाल डीएम मानवेंद्र सिंह ने बहुत सारी योजनाएं गिनवाई हैं। अब देखना यह होगा कि कितनी योजनाएं धरातल पर उतरती हैं। आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं हैं और शासन के तमाम कल्याणकारी कार्यक्रम इस समय धरातल पर हैं, जिनको हमें गति देना है और उनको गुणवत्तापूर्वक आम जन तक उनको पहुँचाना है। सबसे पहला जो जनसुनवाई का जो एक प्राथमिकता वाला बिंदु है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्राथमिकता देते हैं, वो गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए और हमारे अधिकारी नियमित 10 से 12 कार्यालय में बैठे। मुझे ये सुनिश्चित कराना है और जो समस्याएं आ रही हैं उनका निस्तारण गुणवत्तापूर्वक हो, ये भी हमें सुनिश्चित कराना है। हमारे अधिकारी जनता के बीच में विजिबल रहें, ये भी हमें सुनिश्चित कराना है, जिससे कि आम व्यक्ति उन तक पहुंच सके, आसानी से अपनी बात को कह सके। जिन विभागों में अधिकारी व कर्मचारी समय से नहीं आ रहे, क्या उन पर भी कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। 10 से 12 ये तो मैंने कहा है कि उनको ऑफिस में बैठना है तो वो बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो उनकी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी योजनाएं भी तमाम अब इसमें रहेंगी, तो अभी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी ताकि आम जनता तक जो सरकारी योजनाएं हैं कैसे पहुँचें, उसके लिए कोई रोड मैप आप तैयार करेंगे या पहले जैसे लगातार रहती हैं चीज़ें? देखिए, रोड मैप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट तैयार करके हमको देती है। जनपद में जिलाधिकारी को का दायित्व होता है कि उस रोड मैप पे अच्छे ढंग से काम करें। हमें हमारे विभाग और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जो शासन में बैठे हैं वो पूरा रोड मैप बना के देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कभी कभी जब हम सही ढंग से उसका अनुसरण नहीं करते हैं तो वो योजना पिछड़ जाती है। तो हमारा पूरा समय लक्ष्य रहेगा कि जो रोड मैप तैयार करके हमको दिया गया है उस रोड मैप पे चलते हुए सभी लोग काम करें। सर, आपने एक बहुत अच्छी योजना बताई कि गायों के लिए पहला ग्रास जो होता है वो एक मैथोलॉजी में भी है और मानवता के नाते भी, तो उसको किस तरीके से पहले जिलों में लागू किया, जो बरेली में किस तरीके से वो लागू किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बरेली में ये देखूँगा कि किस प्रकार यहाँ पर गौ संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक जनपद में सुविधा अनुसार लोगों ने गौ संरक्षण किया है। मैं ललितपुर में था तो मैंने वहीं से मॉडल विकसित होकर पूरे विदेश में आया था और सबसे पहला गोवंश आश्रय स्थल ललितपुर में ही एस्टेब्लिश हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर उसका उद्घाटन भी किया था। जब मैं फरुखाबाद में आया तो मैंने देखा कि तमाम गोवंश आश्रय स्थलों को नाम दे रखे। कहीं पर 5 गोवंश संरक्षित हैं, कहीं पर 10 संरक्षित हैं, कहीं पर 50 हैं तो कहीं पर 100 हैं। इसी रेंज में सभी जगह गोवंश संरक्षित थे।
मैंने पूरे जनपद में 2-3 महीने के अंदर 30 गोवन शासन स्थल हमने बनाए। सभी को छोटे छोटे गोवन शासनों को बड़ा करके एक जगह किया और उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं होनी थी। मैंने जन सहयोग से दूसरी योजनाओं को कन्वर्जेंस के माध्यम से मैंने उनको एक अच्छे ढंग से गोवन शासन स्थल को विकसित किया। मैंने जन सहयोग से पानी की व्यवस्था करवाई, उनकी शेड की व्यवस्था करवाई और फिर इसके बाद मैंने प्रत्येक गोवन शासन स्थल से जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया, जिससे कि एक ग्राम पंचायत पर बर्डन ना रहे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जहाँ पर एक गोवन शासन स्थल जो कि 250 से 500 के जहाँ पर गाय संरक्षित हैं, तो वहाँ पर अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, तो उस गांव का विकास फिर प्रभावित होने लगता है। तो जब हम 20-25 ग्राम पंचायतों से उसको जोड़ देते हैं तो वो पूरा बर्डन जो खर्चा वो शिफ्ट हो जाता है, सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब उससे एक तो हमारे रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती है, दूसरा उन सभी ग्राम पंचायतों में जो चारागाह की ज़मीनें होती हैं वहाँ पर हमें चारा उगाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ज़मीन मिल जाती है और उस चारे को गोवन शासन तक ले जाने के लिए सरकार ने मनरेगा में प्रावधान किया है, ग्राम निधि में प्रावधान किया है, तो वो किसी प्रकार का भी बर्डन किसी भी ग्राम पंचायत या प्रधान पर नहीं पड़ता। तो एक सिस्टमेटिक तरीके, साइंटिफिक तरीके से कैसे हम जन सहभागिता के माध्यम से पब्लिक को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रधान नहीं जुड़ेंगे, यदि आम जनता नहीं जुड़ेगी, तो फिर अंदेशा रहता है कि यदि कभी किसी अधिकारी की नज़र से वो कोई चीज़ ओझल होगी तो कैजुअलिटी होने की संभावना रहती है। मैंने प्रत्येक गोवन शासन स्थल को किसी न किसी रिसोर्सफुल नोडल अफसर मैं तैनात करता हूँ। इसलिए तैनात करता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी होती है, मान लीजिए किसी गोवन शासन हमने SDM लेवल का अफसर तैनात किया है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें। ऐसे अधिकारी को तैनात करता हूँ जिसकी लोग सुने। ऐसा नहीं कि मैं किसी इंजीनियर को वहाँ पर तैनात कर दूँ और इंजीनियर की प्रधान नहीं सुन रहा है, तो मैं हमेशा ऐसे अधिकारी को तैनात करता हूँ जिसकी बात प्रधान सुने। तो एक बेहतर संरक्षण गाय का होता है। मैं निरंतर गो संरक्षण में निरंतर प्रयोग करता रहता हूँ और मैं इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि ये बहुत अच्छे ढंग से संरक्षित हो सकता है जितना अभी हम आम पब्लिक को उसके साथ जोड़ते हैं। आपने एक मृतप्राय नदी को जीवित किया था, इसके लिए आपको जलपुरुष भी लोग कहते हैं। यहाँ पे भी 2 नदियाँ हैं, रामगंगा और नकटिया। नकटिया तकरीबन मृतप्राय है, तो क्या यहाँ पे भी उसका जीर्णोद्धार, उसका उद्धार होगा? मैं बिल्कुल करूँगा। और मैं फरुखाबाद में जब मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पर एक जगह है घटिया घाट, बहुत से लोग जानते होंगे, जिसको कि अब और उसका नाम बदल दिया गया है। जब मैंने प्रवेश किया तो उसके मैंने 2 नवंबर को वहाँ पर ज्वाइन किया था। नदी के किनारे उस घाट पर इतनी गंदगी थी कि जब हमने सफाई करवाई तो करीब 10 ट्रक कूड़ा निकला और फिर इसके बाद मैंने निरंतर उसकी सफाई व्यवस्था करवाई। हमने चूँकि वो स्थल जो है वो शहर के लोगों लगता है शहर के अंदर है, लेकिन वो एक्चुअल वो ग्राम पंचायत है। ये शहर होती तो नगर पालिका के माध्यम से सफाई होती रहती है, लेकिन ग्राम पंचायत में चूँकि इतने रिसोर्सेज नहीं रहते हैं या वो लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं कि हमें कैसे सफाई सुनिश्चित कराई जाए, तो मैंने कई योजनाओं को जोड़ के हमेशा के लिए उनको ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप कभी भी जाएंगे तो आपको बिल्कुल वहाँ के घाट बिल्कुल सुरक्षित और साफ सुथरे दिखाई देंगे। तो हमारा भी वहाँ हमको नदियाँ नहीं मिली, छोटी छोटी नदियाँ का बड़ा अभाव था वहाँ पर। यहाँ आपने 2 नदियों का नाम बताया, मैं निश्चित रूप से उस पर मैं काम करने का